अजीज तलबा तलिबात दोस्तों साथियों, आपकी खिदमत मेरा सलाम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज आपके जो सवालात की रोशनी में मज़ीद एक सवाल पर बात करेंगे जो उर्दू ज़ुबान अदब और ख़ास के शायरी के मैदान में अपनी मिसाल वो आप भी है। तो जैसा कि आपको सामने लिखा हुआ भी नज़र आ रहा है, आज मैं अपने तलबा तलिबात के जो सवालात हैं उनकी रोशनी में मिलकर जाने के पहचाने के उर्दू शायरी का जो बाबा आदम वो कौन है, इस किस को करार दिया गया है और किन वजूहात की बिना पे किसने उसको करार दिया हुआ है। आज इन तमाम सवाल के जवाब क्या हैं हम मिलकर इनके बारे में जानने की कोशिश भी करेंगे। तो जैसा कि अब आपके सामने ये टाइटल भी लिखा हुआ है, आपको ये सामने 3-4 अशार भी नज़र आ रहे हैं। हम इनकी रहनुमाई में, इसकी रोशनी में इन सारे जो सवालात के जवाबात हैं उनकी जो खोज है, तलाश है, उनको जानने की पहचानने की वो कोशिश भी करेंगे। अगर उर्दू गज़ल का इर्तिकाई दौर देखें तो वली दकनी से कबल का दौर हमारे पास आता है, मोहम्मद कुली कुतुब शाह का आता है, सुल्तान मोहम्मद कुली शाह का आता है और अब्दुल्ला कुतुब शाह का दौर। ये सारे अनासर के उर्दू शायरी के आगाज़ और इर्तिका के हवाले से नज़र आते हैं। हम साथ साथ इन पॉइंट्स को नोट भी करते चले जाएंगे ताकि देखेंगे कि ये किस तरह और किस हद तक और किस लिहाज से उर्दू शायरी का बाबा आदम ये किस शायर को करार वो दिया गया है। यानी कुतुब शाही खानदान हमारे पास आता है। ये खानदान उर्दू ज़ुबान अदब और ख़ास कर शायरी के मैदान में वो अपनी मिसाल आप नज़र आते हैं, लेकिन उस पाए की शायरी गज़ल के एतबार से, उस गज़ल की जो बहर होती है, बहर का वज़न में होना, उस एतबार से या ख्यालों जज्बात की अक्सी का है, उस तर्ज की वो नहीं कर सका जो कि एक बंदा कर सका था जिसे वली दकनी के नाम से पुकारते हैं। यानी उर्दू गज़ल का जो बाकायदा इर्तिका है, यानी उर्दू गज़ल का जो इर्तिका है जो बाकायदा तौर पर हमारे साथ आता है, और जिसने किया वो हमारे पास आता है वो वली दकनी का है। यानी वली दकनी ने वो कलम निगारी की है, सफ़ा करतास पर वो जादू जगाया है जो कि ये भी नहीं कर सका खानदान। इनमें देख के तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह का हमें नाम नज़र आता है, सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब नज़र आता है, अब्दुल्ला कुतुब शाह नज़र आता है, या इसके बाद जो दीगर जो इस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं जिन्होंने शायरी में अपना जो कलम जोहर वो दिखाने की कोशिश वो की है। लेकिन जिस पाए का जो इर्तिका है इसने आगाज़ और इर्तिका किया है, बाकायदा तौर पर बात की जा रही है, और वो वली दकनी है और इसको उर्दू शायरी का बाबा आदम करार दिया गया है, और ये मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद के बकौल भी है। लेकिन हम ये देखें तो लेकिन वो मुकाम मर्तबा उर्दू गज़ल का तयन नहीं हो सका जो इस बंदे ने किया है। लेकिन इस बंदे ने की जो जुस्तजू थी, कोशिश थी, उर्दू ज़ुबान अदब और ख़ास गज़ल निगारी के मैदान में इसका जो लगाव था ना वो अपनी मिसाल आप थी। अगर क्या ये बंदा, इसने भी फ़ारसी ज़ुबान में की है, इन्होंने भी फ़ारसी उर्दू दोनों में बाहम अपनी कलम निगारी वो करने की कोशिश की है, लेकिन इनके बावजूद जो ये बंदा कारनामा सर अंजाम देने में कामयाब हुआ है वो ये ख़ानदान भी नहीं हो सका। तो इसकी जो आगे चलकर अपने हम लेक्चर में देखेंगे कि वो कौन सी क्वालिटीज़ हैं, खूबियां हैं जिनकी बिना पर इसको उर्दू शायरी का वो बाबा आदम करा दिया जाता है। यानी वली से कबल देखें, यानी इस वली दकनी से कबल की बात करें तो दक्कन की सरजमीन और पंजाब, ये दो सरजमीनें ऐसी हैं जिन्होंने खास कर क्या किया है, उर्दू शायरी के वजूद को कायम करने में, उसको बिल्डअप करने में वो अपना किरदार वो अदा किया है, लेकिन वो पाया तकमील या मियार का में वो नज़र नहीं आता। लेकिन जो मियार होना चाहिए था, यानी दक्कन की सरजमीन और पंजाब की सरजमीन में जो मियार होना चाहिए हाँ वो नज़र नहीं आता। लेकिन ये कहा जा सकता है कि इस सरजमीन ने कुछ ना कुछ कोशिश ज़रूर की है। अब यही देखें तो ये चीज़ वली से कबल की बात की जा रही है, यानी वली से कबल की बात ये है, ये दक्कन और पंजाब क्या है, ये वली दकनी से, ये कन्फ्यूजन आपकी ख़त्म मैं कर रहा हूँ। तो ये ना समझिए कि ये वली की बात की जा रही है कि वली दकनी से ये कबल की बात है,
یعنی ولی دکنی سے قبل پنجاب کی اور دکن کی جو سرزمین ہے وہ معیار، وہ مقام، وہ مرتبہ، وہ تعین کرنے میں وہ ناکام رہی ہے جو کہ ولی دکنی کے بعد کا مقام و مرتبہ تھا، لہذا وہ چیز ہمارے پاس آ گئی، وہ یہی ہے۔ تو اب اس بات سے تصدیق ہوتی ہے کہ ولی کے کلام میں جو جدیدیت کا رنگ تھا، نئی غزل کا جو روپ تھا، قدیم رنگ کو اس نے جدید رنگ میں اتارنے کی وہ کوشش کی ہے۔ اب یہ چیز ہمارے پاس آ گئی، کنفرم ہوگی۔ اب یہ چیز ہم دیکھیں کہ ولی سے قبل دکن کی اور پنجاب کی سرزمین کیا تھی، وہ معیار قائم نہیں کرتی، لہذا یہ بھی پرانا ہو گیا، ولی سے قبل کا پرانا۔ تو ولی نے کیا کیا، جو پرانا رنگ تھا یا روپ تھا یا اس کی جو شکل تھی، اس کو کیا کیا، شکل کو جدید رنگ عطا کروانے میں اپنا کردار وہ ادا کیا ہے، یعنی جدید رنگ عطا کیا ہے یا نیا رنگ اور روپ وہ دیا ہے، اور جس نے دیا وہ ولی دکنی ہی ہے، کیونکہ اس سے قبل وہ معیار اور مقام و مرتبہ تھا وہ تعین کرنے میں دکن کی اور پنجاب کی سرزمین وہ ناکام رہی ہے۔ جب ولی دکنی نے اس میں تگ و دو کی، اس میں تباہ آزمائی کی ہے، تو ولی دکنی نے پرانے رنگ کو، روپ کو، شکل کو ایک جدید اور نیا رنگ عطا کیا ہے، جو کہ اسی بنا پہ اردو غزل کو، اردو شاعری کو ایک نیا جو روانی والا سلسلہ تھا وہ ملا تھا، اور اسی بنا پہ جو کرنے والے کو ہے اردو شاعری کا بابا ادب یعنی ولی دکنی کو قرار دیا گیا۔ یعنی ولی کے کلام کی بات ہے تو نئے اور مقامی الفاظ، یعنی نئے اور مقامی الفاظ کا انہوں نے تانا بانا کیا، نئے الفاظ کی برمار کے ذریعے انہوں نے ایک لسانی شعور وہ برپا کیا تھا۔ لسانی شعور برپا ہونے کے ساتھ ان کا جو اظہار ادائیگی تھی وہ اپنی مثال آپ بن گئی تھی۔ یعنی یہ ساری چیزیں کیا ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ایک کڑی کی صورت میں وہ چھپی ہوئی ہیں، اور جب اظہار ادائیگی کیا تھا تو ان کے فن میں کیا تھی، وہ فن کی پختگی وہ سر عام اور منظر عام پر آ گئی تھی، جو کہ ولی دکنی کے بقول ہی ہے، ولی دکنی کے قلم کے ذریعے، وہ کسی اور کے ذریعے وہ چیز منظر عام پر نہیں آ سکی۔ تو یہی دیکھیں تو مولانا محمد حسین آزاد کے بقول دیکھیں تو ان کا یہ بیان کرنا ہے کہ یہ نظم اردو نسل کا آدم جب ملک عدم سے چلا تو اس کے سر پر اولیت کا تاج رکھا گیا تھا، اور وہ اولیت کا تاج وہ ولی دکنی کے سر پر تھا۔ یعنی یہ نظم اردو نسل کا آدم، اس کی بات کی جا رہی ہے جو کہ ولی دکنی ہے، یعنی ملک عدم سے چلا تو اس کے سر پر اولیت کا تاج وہ رکھا گیا تھا، اور اولیت کا تاج رکھے جانے کی بنا پہ ہی ولی دکنی کو اردو شاعری کا بابا آدم وہ قرار دیا تھا، اور یہ بقول مولانا محمد حسین آزاد ہے۔ یعنی اسی وجہ کے دیکھیں، انہی باتوں کو دیکھیں، انہی خصوصیات کو دیکھیں، تو جو مولانا محمد حسین آزاد نے جو بات کی وہ انہی کے مطابق درست بھی ہے، اور اسی بنا پر اس کو اردو شاعری کا بابا آدم وہ قرار دیا گیا ہے۔ اب اس کو مزید دیکھیں تو اس کی شاعری کی ہم خصوصیات دیکھیں، تو اس کی شاعری کی جو خصوصیات ہیں جو ابھی ہم نے بات کی مولانا محمد حسین آزاد کے بقول کہ اردو نسل کا آدم جب ملک عدم سے چلا تو اس کے سر پر اولیت کا جو تاج تھا وہ رکھ دیا گیا تھا، وہ خصوصیات اس بات کی تصدیق کرواتی کہ واقعی یہ چیز مولانا محمد حسین آزاد نے وہ درست کہی ہے۔ یعنی ان کی شاعری کے اندر کیا ہے، وہ سادگی کا عنصر وہ منظر عام پر ملتا دکھائی دیتا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں تو ان کا جو مین جو نقطہ وہ سہل ممتنع کا ہے، یعنی سہل ممتنع جو دیکھنے میں آسان مگر کرنے میں مشکل ہوتی ہے۔ اب یہ جو اشعار ہیں ان کو مزید ہم آگے چل کر یہ چیز دیکھتے ہیں۔ سادگی، ان اشعار پر اگر غور کریں تو سادگی کا عنصر پہلے ہمارے پاس منظر عام پر آ جاتا ہے۔ کیسے؟ وہ کہتے ہیں کہ جسے عشق کا تیر کاری لگے، جسے عشق کا تیر کاری لگے اسے زندگی کیوں نہ بھاری لگے۔ تو اس میں دیکھیں سادگی اور سہل ممتنع والا جو عنصر ہے یہ کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے، اور وافر مقدار میں ہمیں نظر آتا بھی ہے، کیونکہ اسی وجہ سے دیکھیں جو
इसने कारनामा उर्दू ज़ुबान अदब और खास कर शायरी मैदान गज़ल में किया है, वो किसी और ने वो नहीं कर सका। जो इसकी शायरी, इसकी मिसालें इसकी खसूसियात से मिलती जुलती हैं और इस बात की सबूत देती हैं कि उर्दू नस्ल का आदम जब मुल्क अदम से चला तो उसके सर पर अव्वलियत का ताज वो रखा गया था, जो कि वली दक्नी है। अगर मजीद बात है तो ये क्या है, वली दक्नी अपना क्या महबूब वो गोश्त पोश का इंसान समझता है। यानी वली का जो महबूब है वो गोश्त पोश का इंसान, यानी हकीकत पर मबनी बात है, कोई दंग बेतरतीब बात नहीं है, बल्कि वो हकीकी उनसर को, हकीकी एलिमेंट को और हकीकी खसूसियत को वो अपनी ज़िंदगी तर्जुमानी के तौर पर समझता वो दिखाई देता है। और मज़ीद देखें तो हमारे पास उसकी क्या है, वो सरापा निगारी, यानी मुकम्मल तौर पर सर से लेकर पाँव तक वो अपने महबूब की तारीफ़ करता दिखाई देता है। तो अब यही दूसरा शेर देखें तो हमें इन दोनों खसूसियात की तस्दीक हो जाती है कि वाकई वो गोश्त पोश का इंसान महबूब समझता है और सरापा निगारी के तौर पर भी उसकी खसूसियत उसके कलाम में हमें मिलती है। तो शायर का बयान है, तेरे मुख के चमन को देखने को, तेरे मुख के चमन को देखने को मुझे फरदोसे रिजवां याद आवे। तो इसमें भी देखे तो गोश्त पोश का इंसान, सरापा निगारी, ये सारी चीज़ें क्या है वो बरमार के तौर पर नजर आती हैं, जो कि इस बात की दलील और सबूत देती हैं कि वाकई वली दक्नी से कबल और था। वली दक्नी एक नया रंग, नया रूप उर्दू ज़ुबान और अदब में वो इनकलाब बर्पा के तौर पर वो सामने लेकर आया था। अगर देखें तो मजीद इनका वो हुस्न जमाल इनकी शायरी के अंदर वो वाफर मिकदार में मिलती है। अब यही चीज़ देखें तो कहता है तेरे हुस्न हमेशा यकसा है, तेरे हुस्न हमेशा यकसा, जन्नत बहार क्यों के जावे। तो इसमें भी देखें तो हमारे पास इस बात की तस्दीक होती है कि वो इस अपने महबूब के हुस्न को, जमाल को अव्वलियत का दर्जा देता है। उसकी पहचान, उसकी रंग शुबह शक्ल, वो सारी चीज़ों का नुक्ता नुक्ता वो बयान करने की या वाज़िया करने की कोशिश करता दिखाई देता भी है। तो मज़ीद बात है तो उनके कलाम के अंदर तसव्वुफ के जो अनासर हैं वो भी हमें मिलते दिखाई देते हैं, जो कि इस बात की सबूत और मंजर नजर आता है। जैसे कि तसव्वुफ को समझने के लिए हम इसका शेर चौथा जो आपके सामने लिखा हुआ भी है, हम इसको भी देखो। कहता है गुलो बुलबुल का गरम है बाजार, गुलो बुलबुल का गरम है बाजार, इस चमन में जिधर निगाह करो। तो इसमें तसव्वुफ के जो अनासर हैं, तसव्वुफ का जो रंग है, रूप है, वो हमें मिलता दिखाई देता भी है, जो कि वली दक्नी के कलाम की एक उम्दा खूबी के तौर पर भी, वली दक्नी के कलाम की एक चाशनी या मिठास के तौर पर भी वो हमें मिलती दिखाई देती भी हैं। और दीगर है तो इस्तारात की जो बरमार है वो हमें नजर आती है। इसके बाद तशबीह का जो उनसर है वो नज़र आता है, और जैसी दीगर जो खसूसियात है ना वो वली दक्नी के कलाम में हमें एक उम्दा, एक तरतीब के साथ नज़र आती दिखाई देती भी हैं, जो कि उर्दू शायरी का बाबा होदम होने के लिए हमारे पास इसका सबूत वो फराहम करती दिखाई देती भी हैं। आज अजीज़ तलबा तलिबात हमने बेहतरीन तरीके से जाना कि उर्दू शायरी का जो बाबा आदम कौन है, किसने इसको दिया, किन वजूहात की बिना पे दिया था। हमने मिसालों के इस बात की तस्दीक और सबूत वो देख भी लिया है और जान भी लिया है। मज़ीद अगर आपका कोई सवाल है, किसी बात की आपको समझ नहीं आई, आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके अपनी कीमती राय से आगाह कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सबका बहुत शुक्रिया।